आइए बढ़ते हैं आगे। और राजेश पालिवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, वक्त है उनसे पिक ऑफ द डे लेने का। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी कंटेनर कॉर्प। ये स्टॉक में काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद वीकली सेटअप के हिसाब से अब एक ब्रेकआउट जो हुआ है 700 के ऊपर स्टॉक अब सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से जो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है, यहाँ पे मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 725 से लेकर 730 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 701 रुपए के स्टॉप लॉस से कंटेनर कॉर्प को बाय करने की सलाह रहेगी। और अरे राजेश जी बढ़िया मतलब लेक ऑफ आइडिया या जैसे एकदम मतलब है कौन पे दिल कैसे है आपका? हम अनिल जी काफी समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं और जो ब्रेकआउट हुए हैं इसमें 700 रुपए के ऊपर और जो एक्शन बना है वॉल्यूम एक्शन वो दिखाता है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो काफी बड़े समय के बाद अब ये स्टॉक एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, इसलिए ये रडार पे है। चलिए बढ़िया है, नहीं तो हम तो भूल भी गए थे ये लिस्टेड भी है जिस तरह से एकदम इग्नोर मी टाइप वाला मामला हो गया। आइए शुरुआत हो चुकी है प्री ओपनिंग सेशन की, टिक्स आ रही है, आने दीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में हम उनको सेटल होते हुए देखेंगे। तब तक आइए कमोडिटी बाजार की ओपनिंग एक बार कर ले, फिर अमरीश से कुछ एक बड़ी खबर पर भी राय लेनी है। पहले बताएं आप कमोडिटी बाजार का क्या हाल है? सर कच्चे तेल में कल शाम को तो अच्छी आपने गिरावट देखी, आज सुबह थोड़ा रिबाउंड है, खरीदारी हो रही है, बट 7500 के नीचे आ गया कच्चा तेल, तो कंफर्टेबल लेवल पर है जहां तक भारतीय बाजार का सवाल है। WTI भी $100 के नीचे है और ब्रेंट भी 103 के आसपास है। थोड़ा आज सुबह रिबाउंड है, बट कल शाम को हमने जरूर भारी गिरावट देखी थी। नेचुरल गैस यहाँ पर भी हल्की फुल्की खरीदारी आ रही है, 466 के लेवल पर 1/4% ऊपर। सोना दायरे में ही रहा है, 51,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। कल हल्की फुल्की खरीदारी देखी थी, इस समय एकदम सपाट ही है एक तरह से, और मामूली सी बढ़त के साथ सिल्वर भी 66,400 के करीब आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। बेस मेटल्स में सुस्ती है, कॉपर 1/4% नीचे, एल्यूमिनियम 0.5% नीचे, जिंक पर भी आपको दबाव बन रहा है, एलएमई ने यहाँ पर मार्जिन्स भी बढ़ाए हैं, उस पर भी आपको रखने नजर। निकल थोड़ी देर बाद ही खुलता है, लेड पर भी आप हल्की फुल्की सुस्ती देख रहे हैं। तो सुस्त माहौल बेस मेटल्स का, सपाट कारोबार गोल्ड और सिल्वर का, और कल की गिरावट के बाद आज हल्की फुल्की खरीदारी कच्चे तेल और नेचुरल गैस में होती हुई दिख रही है। सर देखते हैं आज रेस्ट ऑफ द डे किस तरह से दाम यहाँ पर रहते हैं। 98 के आसपास WTI और 103 पर ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है सर। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश बताइए कौन सी अहम बैठक आज शाम होने वाली है, क्या है डिटेल्स? गुड मॉर्निंग सर। सर आज शाम को 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक होगी। इस बैठक का मेन एजेंडा है एसेट मोनेटाइजेशन की पाइपलाइन पर डिस्कस करना। ये बैठक में ये डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह के एसेट्स का मोनेटाइजेशन किया जाना है और उसकी पूरी रूपरेखा क्या रहेगी। वित्त मंत्री ने पिछले साल घोषणा की थी कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य हमें हासिल करना है एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर, तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज ये बैठक है। और FY 22-23 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा उसको भी आज निश्चित कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो घोषणा है उसके हिसाब से यह है कि किसी भी जमीन का सौदा नहीं किया जाएगा, बेची नहीं जाएगी कोई जमीन, बस अंडर यूटिलाइज जो एसेट्स हैं उनका मोनेटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कि ब्राउनफील्ड एसेट्स। अगर बात करते हैं अपडेट्स की, तो इसमें उन विभागों के अपडेट्स भी लिए जाएंगे जिनको कि पिछले सालों में एसेट मोनेटाइजेशन के लिए टारगेट दिया गया था। उनसे ये जरूर पूछा जाएगा कि क्या क्या उन्होंने कौन कौन सी जमीनें या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने निश्चित की हैं और कब तक उनको मोनेटाइज किया जाएगा। और जिन डिपार्टमेंट्स में जैसे कि पावर है, इंफ्रा है, ये बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें टेलीकॉम है, इनमें जो एसेट मोनेटाइजेशन के टारगेट फिक्स कर दिए गए थे पहले से ही, उन्होंने शुरू भी कर दी थी प्रक्रिया, वो कहां तक पहुंची है इस बात का भी अपडेट लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की बैठक 2 मामलों में बिल्कुल अहम है। पहला तो ये कि 2022-23 के लिए टारगेट फिक्स किया जाएगा, इसके अलावा अगले साल के लिए जो अगले 4 साल है उनकी रूपरेखा तय की जाएगी। सभी मंत्रालयों के लिए टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा कि आपके मंत्रालय से इतनी जमीनें हमने चिन्हित की हैं और इनको आपको मोनेटाइज करना है। उसकी रूपरेखा बनाकर अगले 1-आध महीने में इन सारे मंत्रालयों को डीपम सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजनी होगी। जी ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आज एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर आती हुई, बात आगे बढ़ती हुई। तो ढेर सारी कंपनियां जिनके एसेट्स बेचकर सरकार को पैसे जुटाने हैं, इस पर आज मजबूती से आगे बढ़ेगी। अमरीश इस खबर पर रखेंगे लगातार नजर, हम कुछ और अपडेट्स उनसे लगातार रहेंगे। लेकिन सरकारी कंपनियों में जो एक्शन हो रहा है सिटी साहब, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। ढेर सारी कंपनियां जो इस लिस्ट में BML, BHEL, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इन सबके होने ही है, बार्मर लोरी, बताएं सर क्या कुछ पसंद है आपको?
नहीं, बिल्कुल अनिल जी, इस तरह का जो फैसला होना है वो अगर होता है तो डेफिनेटली कई सारे सरकारी कंपनी जिनके पास एक्सेस लैंड बैंक है तो उसको अगर मोनेटाइज करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव होगा। जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन आपने जिक्र किया, बीईएल, बीएमएल आपने जिक्र किया, बट इसके अलावा भी आरसीएफ में भी काफी बड़ी वैल्यूएबल लैंड है इनके पास, एमटीएनएल के पास लैंड है। तो इन सब स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है उनको तो बिल्कुल होल्ड ही करना चाहिए। यहाँ से अगर ऐसा कुछ होता है तो सब्सटेंशियल अपसाइड इन स्टॉक्स में इन लेवल से भी देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए राय जहां तक कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के की बात है। एसेट मोनेटाइजेशन पर आज एक अहम बैठक है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर करनी है लेनी है हमारे एक्सपर्ट्स की राय। टाइटन, किरण जी इसके जरा चार्ट्स देखकर बताएं। Q4 की ज्वेलरी आय साल दर साल 4% गिरी है, जो मेन बिजनेस है उसमें गिरी है। हालांकि वॉचेस वेयरेबल्स की आय में 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। चार्ट्स पर टाइटन किरण जी 2500 के आसपास। देखिए दीप, एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है पिछले 6, 7, 8 दिनों से। तो मेरा मानना है रेंज का ब्रेकआउट लेवल अगर होता है तो ही बड़ी मूव आएगी। 2500 नीचे में एक ब्रेकडाउन लेवल है जिसके नीचे अच्छी खासी मंदी हो सकती है। ऑन द हायर साइड 2580 के आसपास के लेवल से उसके ऊपर एक अच्छी तेजी की मूव आ सकती है। इसके बीचों बीच आप जैसे पिछले 8 दिनों में रेंज बाउंड ट्रेड है वैसे ही होता नजर आएगा, पर ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल एक लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए जिस तरीके से जिस साइड पे ब्रेकआउट हो। तो चलिए एक बार ओपनिंग के बाद सेटल होने दीजिए और फिर आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि किस साइड जाना है। गोदरेज कंज्यूमर, कुणाल जी जरा इसका चार्ट भी देखें। इनका अपडेट आया है और डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं। पर्सनल केयर सेगमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। चार्ट्स क्या कहती हैं गोदरेज कंज्यूमर की? देखिए चार्ट्स अच्छे हैं दीपांशु। हाल ही में एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने 1-2 दिन का ब्रेक भी ले लिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। इन स्तरों पर हल्की फुल्की गिरावट में आज सवेरे नीचे मिल जाए तो खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 740 रुपए पर। मुझे लगता है ये स्टॉक 820, 825 के लेवल्स जल्द दिखाएगा और इवेंचुअली 850 के लेवल्स आएंगे, तो गोदरेज कंज्यूमर पर खरीदारी करें। ओके, गोदरेज कंज्यूमर पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, प्री सेल्स लगभग 3456 करोड़ की आई हैं। पालिया साहब इसका चार्ट जरा देखें। 37% साल दर साल इस पर ग्रोथ आती हुई दिखी है। जरा राय दें मैक्रोटेक पर सर। तो दीपांशु जी देखिए, स्टॉक में पिछले 3-4 वीक से देखें तो लोअर साइड से एक रिकवरी का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके सेटअप बने 1200 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल जैसा काम करते हुए दिखेगा। 1200 के लेवल को क्रॉस करने के बाद स्टॉक में अप मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको फिर 1300 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो पिछले 3-4 वीक में जिस तरीके से रिकवरी का ट्रेड बना है, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1130 का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में पहला टारगेट 1200, उसके बाद हमें लगता है 1260, 1300 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्रोटेक जिस पर आपको रखनी है नजर। बारबेक्यू नेशन, सेरी साहब आपके रेडार पर है। कल ब्लॉक डील के जरिए एक बड़े फॉरेन फंड ने एग्जिट करी, बट काफी सारे अच्छे नामों ने खरीदारी करी है। मोतीलाल ओसवाल शामिल है, बीएनपी पारिबा, आईसीआईसीआई प्रू भी है। आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, बाकी स्टॉक्स की जब आप ट्रैक करते हैं, कैसे देखें सर इसको? बिल्कुल दीपांशु, थैंक यू। एमआईटी का जो आपने जिक्र किया, कई सारे स्टॉक्स जो पसंद आते हैं उनमें आमतौर पे ऐसा ही हुआ है कि एमआईटी ने उसमें इंटरेस्ट जताया या उनकी भी स्टेक होती है। तो कल ये जो ब्लॉक डील हुई है, मुझे लगता है इसके बाद अब ये स्टॉक में जो नाम आए हैं, मोतीलाल ओसवाल है या एमआईटी है या और भी है, बहुत ही अच्छे मार्की नाम है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक को इन लेवल्स पे ये ब्लॉक डील के कारण इसमें अच्छी खासी गिरावट आई थी, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है मीडियम से लंबी अवधि में ये स्टॉक यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड दिखा सकता है। ये है आपके लिए बारबेक्यू नेशन, इस पर रखिए नजर। ब्लॉक डील के बाद थोड़ा एक ओवरहैंग खत्म हो गया है। आइए बाजार भी खुलने के लिए हैं तैयार, और जिस तरह के इंडिकेशन आ रहे थे ग्लोबल संकेत को देखकर, निफ्टी अनिल जी 85 अंक नीचे खुल रहा है 17,723 के लेवल पर, और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स नीचे खुल रहा है सर 37,420 के लेवल पर। तो है कट के साथ ही खुल रहे हैं सर, 17,720 पर निफ्टी खुल रहा है। क्या करेंगे सर? 17,720, 17,675 अच्छी रेंज है, अच्छी रेंज पर खरीद सकते हैं। अगर एग्रेसिव ट्रेडर लेना ही लेना है तो यहाँ पर थोड़ा लिया 17,675 पे ले, लेकिन मेरा ये मानना है कि मौका दे सकता है 17,675, 17,700 का। तो या तो आधा यहाँ ले, आधा नीचे ले, नहीं तो वहां पर इंतजार कर लें। स्टॉप लॉस बहुत क्रिस्टल क्लियर है, विजिबल है 17,650 का, वो लगा के लेना है। जहां भी लो आप लेना है 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में वापस 800, 17,800,
17,875 की रेंज में आने पर वहां पर पहला टारगेट 17,800 का बनेगा, 17,775 का बनेगा, 17,800 का। दो छोटे टारगेट है, 17,775, 17,800, फिर आगे के टारगेट 17,900, 925, 950, बस इतनी ही है। तो इसलिए थोड़ा चाहे तो इंतजार कर ले, हल्का सा नीचे मिल जाए तो बढ़िया है। 17,700 के आसपास, 675 के आसपास कंफर्टेबल है। और अगर अभी ले रहे हैं तो नीचे 50 पॉइंट के लिए और जगह रखें, आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। सो वो एक चीज क्लियर है, स्टॉप लॉस विजिबल है, 17,650 का लगा के रखना है। बैंक निफ्टी 17,421 में थोड़ा और नीचे लेना चाहूंगा दीप, अगर मिलता है तो, और वो लेवल है 37,150, 37,225 की रेंज है। इस रेंज में ही निशाना तभी मारेंगे जब सुधार नजदीक आएगा। राइट तब तक नहीं। हाँ, उससे नहीं, दूर की दृष्टि थोड़ी सी कमजोर है तो आने दीजिए अपनी रेंज में। हाँ, हो सकता है घूम जाए तो घूम जाने दे। 37,500 के नीचे ट्रेड करना ठीक नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, और वो इसलिए दीप की 37,500 के पुट पर 20 लाख शेयर है, अगर उसके नीचे आप खुल के टिक गए 10 मिनट तो समस्या है। इसलिए मैं 37,150, 37,225 की रेंज में ही निशाना मारना चाहता हूँ। इंतजार करेंगे, और वैसे भी क्या कमजोर होने में बैंक निफ्टी पहले कमजोर होता है, ज्यादा होता है, इसलिए हम आराम से इंतजार करेंगे, वहां आने पर खरीदेंगे। स्टॉप लॉस दूर है, 36,800 का लगा सकते हैं तो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिए। अगर आपकी ताकत नहीं है या फिर ऑप्शंस लो, और ऑप्शंस में स्टॉप लॉस आपको फिर दूर का रखना पड़ेगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो चलिए, ये है आपके लिए ओपनिंग पर स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। देखते हैं किस तरह की डायरेक्शन बाजार ओपनिंग के बाद चूज करेंगे। आइए, एक दो और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्सपर्ट्स की राय लेनी है। मदरसन सुमी वागले साहब, जो इनका एक एरोस्पेस वेंचर है, उसमें 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है CIM टूल्स करके। जरा इस पर अपनी राय दें सर। चार्ट मदरसन। दीपांशु, काफी गिरा है स्टॉक, तो वो यहाँ पर बेचना तो नहीं बनता है, लेकिन ऐसे कोई स्ट्रेंथ नहीं है। 120 का सपोर्ट मिला है कुछ हफ्तों पहले, लेकिन ऊपर में 150, 152 के ऊपर जाना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये ब्रॉड रेंज है 130, 150 की। ये है आपके लिए राय जहां तक मदरसन की बात है। सिटी साहब, एशियन ग्रेनिटो ट्रैक करते हैं सर, 63 के भाव पर राइट इशू आ रहा है। कल की क्लोजिंग से देखें तो 47% का डिस्काउंट है, लगभग 130 करोड़ रुपए का ये इशू है। 7 करोड़ शेयर्स जारी करने वाले हैं। कोई राय सर इस पर? नहीं, देखिए दीपांशु, जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, जिनको राइट्स का एंटाइटलमेंट मिला, उनको तो राइट्स में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। अच्छे डिस्काउंट पे राइट्स आ रहे हैं, और बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट है वो पूरा ही अच्छा कर रहा है, तो ये भी कंपनी अच्छा करेगी। मतलब जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में हम डिमांड देख रहे हैं, तो बाकी भी जो कंपनियां हैं वो भी सब अच्छा कर रही है। हालांकि अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करना हो तो इस सेक्टर में बहुत सारी इससे बेहतर कंपनियां हैं जहां पे रिटर्न ज्यादा अच्छे लगेंगे। बट राइट्स इशू में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड शेयर्स है, जो इन्वेस्टर्स है ऑलरेडी, जिन्होंने इस शेयर को ऑलरेडी खरीदा हुआ है, उनको उस राइट्स का फायदा उठाना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय जहां तक एशियन ग्रेनिटो का सवाल है। नजर रखिए, राइट्स का आप फायदा उठा सकते हैं। एक दो स्टॉक्स जहां पर सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है। CG पावर, सुमित जी इस पर जरा नजर डालें। 5% से सीधा सर्किट 20% का हो गया। CG पावर आज के लिए चार्ट्स पर जरा राय दें इसकी। दीपांशु, चार्ट्स मजबूत ही है, स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर में जैसे ही 210 के लेवल निकलेंगे तो फिर स्टॉक में मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर 225 रुपए से लेके 230 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में CG पावर में देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, और कोई भी डीप आता है 195 तक तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। 210 और 225 के टारगेट ऊपर में CG पावर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए CG पावर। BLS इंटरनेशनल, बंसल जी इसका चार्ट देखें। 5 से सीधा 20% का सर्किट इसका भी हो गया। दीपांशु, इसका तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, और स्टॉक कल भी ये बढ़ा हुआ था, और टेक्निकली खरीदारी की राय है। और यहाँ पहला टारगेट 304, 305 का बैठता है, तो जिनके पास है होल्ड करें। हल्की फुल्की करेक्शन में 304, 305 के टारगेट के लिए BLS इंटरनेशनल पर खरीदारी की राय है। तो ये है आपके लिए BLS इंटरनेशनल जहां पर आपको खरीदारी की राय रखनी है। सर्किट फिल्टर रिवीजन की बात करें तो एक दो और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। पनेशा बायो, जरा इसके चार्ट से देखें पालवे साहब। 5% से बढ़कर 10% का सर्किट यहां पर हो गया। सर्किट तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में 200 रुपए तक के अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। उसके ऊपर अगर ये निकलता है 200 के ऊपर, तो फिर 220 तक का नेक्स्ट टारगेट होगा। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन पिछले 3-4 सेशन से देखें तो स्टॉक सर्किट टू सर्किट अप मूव ही कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 200 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होगी। जिसके पास भी है स्टॉप लॉस रखे करीब 170 के आसपास, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। सुमित जी, एक क्विक कॉल, टाटा मोटर्स DVR 10% से 20% का सर्किट हो गया।
दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव भी दिखाएगा और टाटा मोटर डीवीआर में मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 250 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और पोजिशनली 275 से 280 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। ओके, किसी भी डिप में खरीदारी करने की राय टाटा मोटर्स डीवीआर में आती दिख रही है। आईडीएफसी लिमिटेड कैसा खुल रहा है आज, जरा एक बार देखा जाए। बंधन बैंक, आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी हाँ लिमिटेड, बंधन बैंक 1.25% ऊपर है, आईडीएफसी नीचे खुल रहा है, कोई खास बदलाव नहीं। ठीक बात है। ओके, चलिए 15 सेकंड बचे हैं, शुरुआत होने की तैयारी में है बाजारों की, और देख लेते हैं किस तरह की शुरुआत आज के सेशन में होती हुई दिखती है आपको। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में 17,723, 85 अंकों के नुकसान के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी पारी की। तो हल्का नुकसान आपको, घंटी की आवाज आपके कानों में आती हुई दिख रही। 17,730, 75 अंकों का नुकसान, 200 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में, 250 अंक नीचे खुलता हुआ सेंसेक्स, 37,500 के नीचे खुलता हुआ बैंक निफ्टी और 17,700 के करीब थोड़ा ऊपर खुलता हुआ निफ्टी। ये है आपके लिए आधा % का नुकसान। देखते हैं किन लेवल के आसपास सेटल होते हैं। तब तक आइए स्टॉक्स पर नजर डाल लीजिए जहां से दबाव आता हुआ दिख रहा है। मारुति 1.5% के नुकसान के साथ टॉप यूजर है। एचडीएफसी लिमिटेड 1.5% के नुकसान के साथ उससे ऊपर, और एचडीएफसी बैंक भी 1.25%। तो इंडेक्स पे पूरा दबाव पिछले 3 सेशन से, स्पेशली 2 से, कल और आज तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक से ही बनता हुआ दिख रहा है। तो जितनी इन्होंने तेजी की 18,000 के ऊपर के, वो कुछ हद तक वापस सही लेवल पर लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जहां से तेजी हुई वो 17,700 था, वापस से 17,700 पर आप आते हुए दिख रहे हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की वजह से ही। ओएनजीसी हल्का नुकसान में, रिलायंस में 1% का नुकसान है। टीसीएस आज लगता है इंडेक्स हेवीवेट्स में बिकवाली है। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, 4 बड़े दिग्गज, निफ्टी के 5 में से 4 बड़े स्टॉक आज दबाव में, और वो भी 1%। तो थोड़ा इंडेक्स को लेकर सावधान रहिए, यहाँ पर बिकवाली है। श्री सीमेंट 1% की तेजी के साथ टॉप गेनर। कोल इंडिया, एशियन पेंट्स में भी तेजी है। डॉक्टर सिप्ला फार्मा शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी। सन डिवीज, तो आज के सेशन में मजबूती जो दिख रही है वो पहले फार्मा में दिख रही है, दूसरी मेटल्स में दिख रही है। टिस्को, जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह थोड़े हरे निशान में खुले, और तीसरी मजबूती दिख रही है एफएमसीजी स्टॉक्स में। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहा है। तो मजबूत है आपके लिए फार्मा, मेटल और साथ ही साथ एफएमसीजी। कमजोर है आपके लिए ऑयल एंड गैस, बैंक्स, कुछ हद तक आईटी। ये 3 स्पेस कमजोर है, तो बैलेंस होने की कोशिश होती दिख रही है। 17,730 पर निफ्टी है, 75 अंकों का नुकसान, 200 अंक नीचे बैंक निफ्टी। ये आपके लिए वायदा कारोबार की तरफ आइए, जल्दी से देख लीजिए। आईआरसीटीसी कल का टॉप यूजर, आज थोड़ी रिकवरी दिखाता हो, 0.25%। टाटा पावर को पंख लगे हुए, 2% फिर से ऊपर। बीएल के लिए अच्छी खबरें, 1.5% की मजबूती, और डाबर में 1.5% का इजाफा आप देखेंगे। सेल 112 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। अंबुजा सीमेंट में हल्की फुल्की खरीदारी सुबह सुबह। चीनी शेयरों की तेजी बलरामपुर चीनी में आपको नजर आएगी। कमजोर क्या है, आईडीएफसी लिमिटेड 5% नीचे है, डील होने के बाद सेल न्यूज वाला मामला होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ इंडिया मार्ट 2% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स में भी नुकसान आपको 2% का नजर आएगा। जी एंटरटेनमेंट ब्लॉक डील के चलते 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको। बिल्कुल। श्री रेणुका शुगर सर, सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है, यहाँ पर स्टॉक एक्शन में है और आज हम मैनेजमेंट से बात भी करने वाले हैं। ऑन मोबाइल फिर से एक्शन में है, 8% ऊपर। रिसेंटली हमने बताया भी था, मुकुल अग्रवाल साहब ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है, उसके बाद से स्टॉक एक्शन में। एमटीएनएल सर्किट फिल्टर यहाँ पर भी बढ़ा है, लगभग 6% ऊपर आपको दिख रहा है। तेजस नेटवर्क्स खरीदारी हो रही है। अदानी पावर 5% ऊपर है। द्वारिकेश शुगर में खरीदारी है। येस बैंक फिर से 4% ऊपर है। बोरोसिल रिन्यूएबल अगेन सर्किट फिल्टर रिवीजन वाला कैंडिडेट है। टीसीआई एक्सप्रेस कल की तेजी के बाद आज भी एक्शन में। आईओएल केमिकल्स, हमने मैनेजमेंट से बात करी थी, तब से स्टॉक बढ़िया तेजी में है। बोरोसिल लिमिटेड, दालमिया शुगर्स, इस पर भी खरीदारी हो रही है। मोरपन लैबोरेटरीज पॉजिटिव एक्शन दिखाता हुआ। टीसीआई लिमिटेड, गोदावरी पावर, थॉमस कुक, केईआई इंडस्ट्रीज, सोलारा एक्टिव फार्मा, कल्पतरु पावर्स, लक्ष्मी केमिकल्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पूना वाला फिनकॉप, यहां पर भी सर्किट रिवीजन हुआ है, स्टॉक एक्शन में। बजाज हिंदुस्तान, पनेशिया बायोटेक, ये भी कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, नजारा टेक और टाटा मोटर्स डीवीआर, यहां पर भी सर्किट फिल्टर्स बढ़ाए गए हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स, अच्छा अपडेट इनसे आया है। एशियन ग्रेनेटो राइट्स इशू का अपडेट इनसे आया है। साथ ही कॉफी डे एंटरप्राइजेज, इन्होंने कल मार्केट जब बंद हो रहे थे तब डिस्क्लोज किया 480 करोड़ के लोन रिपेमेंट पर डिफॉल्ट किया है। और बारबेक्यू नेशंस ऑफ कोर्स कल की ब्लॉक डील के बाद आज इस स्टॉक पर भी रखिए नजर, फॉलो ऑन एक्शन इस पर कैसा आता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2% नीचे, स्पंदना स्फूर्ति, इसमें गिरावट हो रही है। एपीएल अपोलो 1.5% नीचे फिसलता हुआ। शक्ति
शक्ति पंप्स, IIFL वेल्थ, TVS श्री चक्र, IDBI बैंक कल की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली लेता हुआ। कार्बोरेंडम में गिरावट हो रही है। ब्लू स्टार करीब 1% नीचे फिसला है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं नैटको फार्मा, विनिति ऑर्गेनिक्स, एरिस लाइफ साइंसेज, यहां पर भी आपको हल्की फुल्की गिरावट आती हुई दिख रही है। तो अनिल जी थोड़ा रोटेशन है, बट कैश मार्केट्स के अभी भी अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं और काफी सारे स्टॉक्स आपको मूवमेंट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। ऑन मोबाइल ग्लोबल सिर्फ 11% ऊपर है, आज फिर से कल 20% के ऊपर सर्किट के बाद। और सिमी जी कह रही थी सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है, देखिए अब 11% का बड़ा उछाल यहाँ पर होता हुआ दिखा है। 165 170 के पुराने टारगेट्स, पुराने 175 तक के लेवल से मेरे ख्याल से जहां तक आता हुआ दिखा हमारा SIP स्टॉक जबरदस्त तगड़ा कमाल करता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही। तो दीप बहुत ही जबरदस्त एक्शन आपको यहां पर नजर आता हुआ दिखेगा। IDFC लिमिटेड जरूर कमजोर है, ONGC कमजोर है, लेकिन कैश के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक बार जल्दी से ऑन मोबाइल ग्लोबल पर ही राय ले ली जाए। 170 क्या बात है। पालिया साहब जरा चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना अनिल जी, और जिस तरीके से स्टॉक में जो ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक ने अपने एक रेजिस्टेंस जोन को 162 को सरपास किया है। तो हमें लगता है अब ये 162 163 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट यहां से जो बनना चाहिए इसके करीब आना चाहिए 180 से 185 तक के। तो जिनके पास है पोजीशन रखे होल्ड 163 के आसपास अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। ओके, तो ये है आपके लिए ऑन मोबाइल ग्लोबल 163 का स्टॉप लॉस लगाकर आप करें होल्ड, ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए ओपनिंग शो का पहला बिगुल किरण जी के लिए। किरण का कमाल, कल क्लोजिंग शो में पहला बिगुल इन्होंने बजवाया था। क्या बात है किरण जी, थोड़ा ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं आजकल। ओके बिगुल। मैंने ऐसे ही कहा था, इसे सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा सोचने लगे अगले साहब सोचेंगे अगर सबसे पहले बिगुल बजवाना ही फिटनेस का सिग्नल है तो मतलब मैं 2 बजे वाले शो में 12 बजे से रिक्वेस्ट डाल दूंगा और सुबह 9 बजे वाले में सुबह 7 बजे से। बताएं किरण जी आपका स्टॉक। अनिल जी स्टॉक का नाम है वोल्टास। वोल्टास ने अक्टूबर 21 के बाद के जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट दिया है, बड़ा वाला ब्रेकआउट है, तो इधर फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, 1341 का रेट है, 1327 का मेरा स्टॉप लॉस है और टारगेट्स 1375 1395, ये दो टारगेट्स के लिए वोल्टास बाय करने की सलाह है। तो 1375 1395 के टारगेट के लिए वोल्टास पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। समर स्टॉक्स वापस फोकस में आ रहे हैं। आइए चार्ट कॉर्नर के लिए चलते हैं राकेश जी केनॉल जी के पास। बताएं सर। दिपांशु बिगुल चार्ट कॉर्नर का है, बट कॉल जो है स्पेशल पिक वाला स्टॉक है हमारा। स्टॉक है सिप्ला, जिसको सुबह भी दिया था। तो कुणाल जी इज ऑल्सो इन एग्रीमेंट विद माय व्यू। स्टॉक टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया और ये स्टॉक खुले नीले आकाश में नए 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, कुछ दिनों पहले HDFC पर मैंने पिक ऑफ द डे दिया था, उसके बाद उसको चार्ट कॉर्नर में भी लिया था, बंसल जी पर दबा, तो आज उसका बिल्कुल जवाबी कार्रवाई हो रही है। सिप्ला पर हमारी खरीदारी की राय है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, एक पैटर्न बना है डेली चार्ट पर जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं और ये ब्रेकआउट हुआ है मौजूदा स्तरों के आसपास। यहां पर खरीदारी करके चले। एक स्टॉप लॉस रखना है 1042 पर, 1042 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 1075 का, इवेंचुअल टारगेट 1100 रुपए का है। सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज पूरे फार्मा स्पेस में वापस से तेजी बनते हुए दिख रही है, खरीदारी कराए। बिल्कुल, और सुबह हम सबसे पहले थीम यही पकड़ रहे थे कि आज के दिन फार्मा शेयर के नाम और फार्मा शेयर में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एक्शन के लिए तैयार सिमी जी में बिगुल के साथ करते हैं स्वागत सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें, ऑन मोबाइल ग्लोबल के लिए आपकी कॉल और आपके लेवल सुपर हिट। देखिए जबरदस्त एक्शन में स्टॉक है, 14% ऊपर है और कल आप कह भी रहे थे एक से ज्यादा सर्किट लगाएगा, वहां तक पहुंचता हुआ भी दिख रहा है। बताएं पहले तो ऑन मोबाइल में क्या किया जाए, फिर बताइए अपनी फ्रेश पिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि ऑन मोबाइल कल ही मैंने कहा था कि 170-75 तक का टारगेट है, हो सकता है लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन सर्किट होगा, तो आज तो सर्किट के आसपास ही है, 171 का भाव है अभी। हो सकता है ये आज भी सर्किट लगा सकता है और ये इसी रेंज के आसपास इसका पिछला हाई था, तो ये हाई क्रॉस करेगा। मतलब आज अगर सर्किट में बंद दे पाता है तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगी और ये शायद 200 से 210 तक भी
जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी होल्ड किया जा सकता है। ऑन मोबाइल मुझे लगता है कि ये अभी भी होल्ड करना चाहिए, मतलब सर्किट में बेच के ये निकल जाने का कोई सलाह नहीं है। अब रहा सवाल आज के पीक के, तो मेरे पास एक बहुत ही खास पीक है ट्रेंड में। मुझे लगता है कि डेली चार्ट में अगर देखेंगे अनिल जी, यहाँ पे काप एंड हैंडल एकदम पिक्चर परफेक्ट फॉर्मेशन है। काप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कल से बन रहा था, मतलब पहले से ही बन रहा था, कल ब्रेकआउट आया था, आज वो ब्रेकआउट को मतलब ज्यादा मिल रहा है। पहला टारगेट होगा 1360 का पहला टारगेट, और उसके बाद 1375। ये दो टारगेट के लिए ट्रेंड को खरीद कर चलिए। 1320 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1360, 1375 का दो टारगेट हो सकता है आज से कल का ट्रेडिंग सेशन के बीच में आ जाएगा। और मेरा दूसरा पिक है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज में सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है। अभी मुझे लगता है कि प्राज 419, 418 के आसपास खरीद के चलिए। 445 का पहला टारगेट, 455 का दूसरा टारगेट, और इस रेंज के बाद अगर प्राज सस्टेन करता है तो ये स्टॉक आज से कल के बीच में 470-80 तक भी जा सकता है। तो सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, इसलिए प्राज को भी मैंने चूज किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आज दौड़ेगा, तो प्राज एंड ट्रेंड मेरे तरफ से। ओके, ट्रेंड और प्राज। और ट्रेंड में तो आज खबरें भी आई रही है कि टाटा न्यू जो नई सुपर ऐप लॉन्च होने वाली है उससे काफी फायदा ट्रेंड को होने की संभावना है। इस वजह से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन भी आपको दिखेगा। सिमी जी, प्राज के लिए स्टॉप लॉस बताइए जरा आपका। ओके, शायद सिमी जी से संपर्क है नहीं हमारा, हम फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रेंड और प्राज दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको करनी है खरीदारी। आइए, सुमी जी तैयार है अपने सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 125 रुपए 50 पैसे का अभी भाव चल रहा है, और ऑटो सेक्टर में मेरे को लग रहा है कि यहां से हलचल देखने को मिल रही है, तो एक अच्छा मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में कल का हाई ब्रेक हो चुका है और स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है, और यहां से पॉजिटिव मूव दिखाने को तैयार है। 123 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अशोक लीलैंड में यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। 128.50 और 131 रुपए ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। 131 का लेवल टूटने पे इसमें रैली एक्सटेंड होगी, और ऊपर का मूव अशोक लीलैंड में यहां की तरफ देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। 125 वाला कॉल 5 रुपए 60 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 4 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 8 रुपए से लेकर 9 रुपए तक के टारगेट 125 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 131 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा अशोक लीलैंड। ओके, खरीदारी करके चलिए अशोक लेलैंड पर। यह है आपके लिए सुमित जी की राय इस समय। इस बीच जी एंटरटेनमेंट पर भी रखिए नजर। ब्लॉक डील के बाद अब स्टॉक रिकवर होते हुए दिख रहा है। 270 से 290 का प्राइस रेंज था ब्लॉक डील के लिए। लगभग 8 करोड़ शेयर्स की आपने ब्लॉक डील होते हुए देखी, और उसके बाद स्टॉक रिकवर हो रहा है। डेज लो से देखें तो 10 बल्कि अब तो 12 रुपए की रिकवरी आपको जी एंटरटेनमेंट में आती हुई दिख रही है। तो इस पर रखनी है नजर, बड़ी ब्लॉक डील हुई है इस पर। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। कुणाल जी, जी एंटरटेनमेंट। दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है जी का, हमने स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा और अभी भी वही कंसोलिडेशन चलता हुआ दिख रहा है। नीचे के स्तरों से आज इंट्राडे रिकवरी बड़ी अच्छी है, और एक गैप बना हुआ है। कई सत्र पहले एक गैप बना था, उस गैप के लेवल को जी होल्ड कर रहा है। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें, नई खरीदारी की राय नहीं है। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, आज के डे लो के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। स्टॉक में तेजी बनेगी जब ये स्टॉक 306 का लेवल पार करेगा, तो 306 का ब्रेकआउट आने के बाद जी में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय बुलिश है, फिलहाल वेट एंड वॉच की राय। तो बुलिश राय है, बट फिलहाल वेट एंड वॉच करके चलना है। जी एंटरटेनमेंट में बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं। जो इन्वेस्ट को 0.8% की हिस्सेदारी बेच रहा था वो आपके सामने हो चुकी है। आइए पालविया साहब के पास चलते हैं बीटीएसटी के लिए। बताएं सर। दीपांशु जी, स्टॉक जो बाय करना है वो है हेवल्स। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद अब स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों में रिकवरी बनी, स्टॉक अब अपने 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और हमें दिख रहा है कि ये पूरे सेगमेंट में ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तो हेवल्स फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1280 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 1265 का। अपसाइड में हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी बनी और जो सेटअप बने डेली और वीकली पे, ये टारगेट आना चाहिए इसके करीब 1320 से 1330 तक के। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है हेवल्स 1320 1330 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 1265 के स्टॉप लॉस से हेवल्स फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो हेवल्स से वो स्टॉक जो पसंद है पालिया साहब को खरीदारी करने की राय। वोल्टास, हेवल्स, वोल्टास दौड़ लगाता हुआ भी दिख रहा है।
1350 के आसपास अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले एक्शन आता हुआ दिख रहा है। और वोल्टास के लिए किरण जी आपके लिए धन्यवाद प्रस्ताव आया है सचिन जी की तरफ से, कल उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, उन्होंने कहा दिल से धन्यवाद दे दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल दे देंगे, स्वीकार कर लीजिए आप भी दिल से। और हैवेल्स खरीदना है वालिया साहब को, ये ध्यान में रखिए। आइए स्वागत करते हैं विश्वेश जी का, विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 17,800 के नीचे आया है और बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे आया है और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट भी शेकी है और आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है अनिल जी मूवमेंट नीचे की ओर हो सकता है। शायद एक्सपायरी में बैंक निफ्टी थोड़ा ड्रैग डाउन कर सकता है, ज्यादा नहीं 300-400 पॉइंट, लेकिन वो एक्सपायरी के लिए काफी बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्थ टेकिंग है। 37,500 का पुट ऑप्शन 180 के आसपास चल रहा है, आज की एक्सपायरी करने जी इसको खरीदना है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज की एक्सपायरी का है, ये ऑलमोस्ट लाइक 0-0 हो सकता है, मतलब अगर 500 पे भी क्लोज हो गए तो ये 0 हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर 500 के पुट राइटर अनवाइंड करते हैं तो ये मुझे लगता है 350-400 तक भी जा सकता है। सो इंट्राडे में मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एनर्जी इसको अक्यूमुलेट करना है और चढ़ के नहीं लेना है। ट्रेडर लैंग्वेज में क्या होता है कि हम बोलते हैं टीवी पे वो छाप के ले लेते हैं, तो वो मुझे लगता है दैट इज द वन थिंग उनको नहीं करनी है। ये कूल ऑफ होगा 150-140 की रेंज में, वहां पे इसको अक्यूमुलेट करिए। ओवरऑल 70 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में शायद बैंक निफ्टी ड्रिप डाउन करे, नीचे की ओर जाए, तो ये 230 से लेके 350 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको 37,500 का पुट ऑप्शन खरीदना है, राइट सर, आज की एक्सपायरी वाला। तो ये जीरो मान ले से 180 पर खरीदना है आपको, स्टॉप लॉस लगाना है 70 रुपए के आसपास, टारगेट आपका बनेगा 230 और 350। जी जी बोलिए। देखिए एक चीज करनी है कि एक्सपायरी के दिन में ऑप्शंस को बाय मार्केट प्राइस पर ना करके रेंज में करना चाहिए। तो 170 प्राइस भले ही चल रहा है, लेकिन अगर 130-140 तक मिलता है, जो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी रेंज है, नॉर्मल डे में ये काफी बड़ी लगे, तो वहां पे अक्यूमुलेट करिए। बिकॉज कल क्या हुआ था जी, ये 110-120 आता था और वहां पे स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन हुआ है। somebody massively short 37,500, अगर इसके नीचे हम टिक गए स्पॉट देखिए 37,400, तो अनवाइंडिंग आनी चाहिए। तो मुझे लगता है धीरे से खरीदिए, एक साथ में खरीदिए, क्योंकि एक्सपायरी और क्वांटिटी उतनी रखते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है नंबर 1 है, हमारे फॉलोअर्स ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट करते हैं और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये कन्वे करना कि आप एक लॉट खरीदते हो तो एक लॉट मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 175 का रिस्क 4,000। तो अगर आपको 10,000 तोड़ने हैं तो आप उस हिसाब से बाय करो। व्हाट यू वांट टू रिस्क दैट मच क्वांटिटी यू शुड बाय। मुझे लगता है 120-130 की रेंज में अक्यूमुलेट करें, फिर 70 रुपए का स्टॉप ले सकते हैं। ये है आपके लिए राय, बैंक निफ्टी का पुट खरीदने धीरे से खरीदे, धीरे से खरीदे। मुझे वो ब्लूपर्स याद आ रहे हैं, सिद्धार्थ जी ने कहा धीरे से लेना, उनका बटन धीरे से दबाना है, वो वाला फ्लैशबैक में चला गया था और गजब लोगों को पसंद आया। तो जो बना था वो बढ़िया, बहुत लाजवाब था, कमाल। होली वाले ना, होली वाले था, हाँ ओके चलिए। अच्छा भाई, तो इससे याद आया, कुणाल जी, राकेश जी, आप चार्ट देखने में ही बिजी हैं, कुछ और काम भी कर रहे हैं? हाँ कुणाल जी। अनिल जी मैं तो बहुत काम करता हूँ अनिल जी, फिलहाल तो ये बताएं अनिल जी। हाँ हाँ जी कुणाल जी। अनिल जी फिलहाल तो बहस कर रहे हैं हम लोग एक शेयर को लेकर। अनिल जी कौन सा? अनिल जी उस पर सहमति नहीं बनी, इसलिए नाम नहीं बता रहे अनिल जी। क्यूमिन संख्या तो नहीं नहीं अनिल जी नहीं, क्यूमिन्स की बात नहीं करते। जरा मेरा ट्वीट देख लीजिए, हो सकता है क्यूमिन्स इंडिया ही हो। जरा आप दोनों को टैग करके एक ट्वीट डाला है, जरा उसमें नजर डालिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, खाली चार्ट ही देख रहे हैं, कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं। आप दोनों के लिए विशेष तौर पे जरा नजर डालिए। आइए तब तक जैन साहब का करते हैं स्वागत। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताइए जैन साहब। जैन साहब गुड मॉर्निंग, जागो। ओह, बड़े दिनों बाद जैन साहब का कनेक्शन एकदम पुराने
ट्रैक पर आया है। वो है फिनोलेक्स केबल्स। देखिए एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन फिनोलेक्स केबल्स। देखिए नाम लेते ही आप सबसे बढ़िया तो ब्रांड रिकॉल है, हाउस होल्ड नेम है, केबल्स घर में लगाना है तो फिनोलेक्स का ही लगाना है, इस तरीके का एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू है स्टॉक की। और पावर स्टॉक्स और पावर एंसिलरी स्टॉक्स में फुल पावर आया हुआ पिछले कुछ दिनों से। देखिए सारे पावर की कंपनियां, सारे पावर एंसिलरी स्टॉक्स चल रहे हैं। और ये कंपनी के मैं बारे में बताऊं तो देखिए सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स की कंपनी है, 50 साल से ज्यादा कार्यरत है। और फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, कुछ इनके फैमिली में जो ब्रदर्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उसकी वजह से ये स्टॉक की पी मल्टीपल सिर्फ 11-12 पे है। 609 रुपए के लेवल्स अभी रिसेंटली ऊपर दिखाया, और उसके सामने आप 360-70 जो भी एकदम पैनिक बॉटम बने जब वॉर का सिचुएशन था, फरवरी महीने की बात है, और उसके बाद से ये अभी भी 415-16 के लेवल्स पे है। जो मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 4-5 दिन में जो फोमो हुआ है, अभी भी इस स्टॉक में वो फोमो वाला सिचुएशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक गजब का काम करेगा। और ये फंडामेंटल्स देखिए इतने सस्ते हैं, आप अगर कंपेयर करें दूसरी कंपनियों से, पॉली कैप से मैं कंपेयर करूं तो 45-46 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। केलिया इंडस्ट्री जो कि मतलब 32 के पी मल्टीपल, और फिनोलेक्स केबल्स, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर अ जीरो डेट कंपनी जस्ट बिकॉज फैमिली डिस्प्यूट्स। और मैं इनकी क्रेडिट रिपोर्ट से पढ़ रहा था, क्रिसिल ने भी रेटिंग दी है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है, और उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया है। और जीरो डेट कंपनी, 20 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 15 का रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड 1.32%, और आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर भी देखें तो वो भी करीब 12% के लगभग है। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और बेहतरीन करेगा। 31 करोड़ की सिर्फ इक्विटी है, उसके सामने 3600 करोड़ के रिजर्व्स है, और गजब के रिजल्ट्स दे रही है कंपनी, नॉन स्टॉप रिजल्ट्स जो है। आप देखिए दिसंबर 2020 में अगर ईबिट 147 करोड़ का पैट था, और दिसंबर 2021 में भी 143 करोड़ का पैट है। उसमें अदर इनकम भी इस कंपनी में आती है, क्योंकि होल्डिंग्स भी है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी कंपनी की स्टेक है, उसका भी एक अच्छा खासा वैल्यू स्टॉक में लेना चाहिए। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो प्रोमोटर्स की 36% के अलावा एफआईआईज 10% के लगभग है, डीआईआईज करीब 16.5% है, और पब्लिक में भी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और ये सब मिला के सिर्फ 13-14% पब्लिक के पास है, बाकी सारा एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सो आई फील द स्टॉक विल डू एक्सट्रीमली वेल। जिनको पेशेंस है रखे इस स्टॉक को आराम से 490 के टारगेट्स के लिए, 470-490 के टारगेट्स, 470-490 के टारगेट के लिए फिनोलेक्स केबल्स, इस पर करनी है आपको खरीदारी। जैन साहब की पिक। ओके, जैन साहब की तरफ से दमदार पिक आती हुई दिख रही है, लेकिन एक और दमदार पिक के लिए तैयार हो जाइए। बताए सर। आशुतोष ने फोन फ्रेंड किया, आई मीन मैसेज है फ्रेंड, और वो एक स्पेशल पिक देना चाहते हैं। बिगुल सिंह के सुल्तान आशुमदान। आशीष सर, स्वागत है आपका। पहले तो बधाई एक बार फिर से यस बैंक आज फिर से मजबूती के साथ, जबकि बैंक निफ्टी कमजोर है और वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। गजब का कॉल, सुपर हिट, बधाई। बताएं सर, आज लाइफलाइन यूज करने की विशेष वजह। अनिल जी थैंक यू सो मच। और इससे इम्पोर्टेंट अनिल जी, कुणाल जी ने मतलब अप्रिशिएट किया है यस बैंक की कॉल के लिए, तो वो मेरे लिए तो वो जो होता है ना फिल्म फेयर का क्रिटिक्स अवार्ड, वो वाला मिला है मुझे अनिल जी। कुणाल जी को आपके क्रिटिक्स में हम मानते ही नहीं है। कुणाल जी वाला तो हम ये मानते हैं, आपने बोला होगा कुणाल जी मेरी अप्रिशिएशन कर देना ऑनर, और कुणाल जी ने कर दी होगी। नहीं वो तो अनिल जी मैं कह ही सकता हूँ, लेकिन तभी मैंने कहा ना वो पॉपुलर अवार्ड में आता है, ये क्रिटिक्स अवार्ड में आया कि खुद चला के आ गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बताइए अनिल जी। मेरा अभी मैं सॉरी अभी मैं विश्वेश को भी सुन रहा था सर, हमारा सर थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है। ओके। और मुझे लगता है कि मतलब हमें लगता है कि जो सेकेंड हाफ में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग या थोड़ा सा रिवर्सल ऑफ मार्केट आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल्स पे और बैंक निफ्टी भी। तो अनिल जी हमने तो 37,700 की थोड़ा सा मतलब अभी देर हो गई है, क्योंकि थोड़ा ध्यान मतलब फिर भी व्यू शेयर कर लेता हूँ अनिल जी। व्यू इंपॉर्टेंट है ताकि लोग डायरेक्शन राइट पे रहे, जो हमारा व्यू है। हमने अनिल जी 37,700 का कॉल अभी 40 से 50 रुपए के बीच में क्लाइंट्स को बोला लेने के लिए, हीरो या जीरो, और इसका टारगेट डबल होना चाहिए 100 रुपए। अभी अनिल जी अब वाइल वी आर टॉकिंग 62-63 है, तो मैं बोलूंगा अनिल जी रुक के लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन लेनी है और आखिरी दिन है, तो थीटा डिके बहुत फास्ट होता है, तो अपने भाव से लेना चाहिए। तो अगर नहीं भी मिले तो अनिल जी, क्योंकि 15 रुपए ऑलरेडी बढ़ चुका है और हमारा 50 रुपए का टारगेट हीरो या जीरो है, बट हमारा व्यू है अनिल जी कि यहाँ पे मंदी नहीं करनी है, पुट नहीं लेनी है। ऑन द कॉन्ट्री ये डिप आता है, फिर ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी बैंक निफ्टी थमेगा
तो ये 40-45 रुपए में जरूर कॉल मिल जाएगी, इसमें जरूर लेना चाहिए। और अगर स्प्रेड बनाना है तो अनिल जी 37,700 लेके 3800 की दो बेच दें, अगर मार्जिन अवेलेबल है तो मुझे ऊपर की तरफ लगता है कि ध्यान रखना चाहिए, नीचे का नहीं। और यस में अनिल जी मेरा टारगेट 16 से 18 रुपए का था, तो पहला टारगेट 16 रुपए का आ गया है। और एक दूसरा लेगार्ड भी अनिल जी आरबीएल बैंक जो कल आइडेंटिफाई किया था, तो मेरा कहना है कि उसके साथ बने रहिए। और अनिल जी वो जो ऑप्शन के 25-25 रुपए वाले ट्रेड थे उसमें दो फार्मा वाले थे, औरो और सिप्ला, दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और सिप्ला में तो अब राकेश जी ने बिल्कुल रॉकेट लगा दिया है, तो वो 25 रुपए वाली कॉल ऑलरेडी 40 रुपए हो गई है। तो इसलिए अनिल जी ओवरऑल मार्केट में अनिल जी मंदी, मैं भी इतने दिनों से बोल रहा हूं अनिल जी, आपको पता है कि ऐसी मंदी होती है तो हम कभी छोड़ते नहीं है। बट मंदी अनिल जी 4 स्टॉक्स में है, वो आपको पता है कि अपने फेवरेट हैं, तो उनमें अपना ध्यान ही नहीं है, बाकी चीजें ठीक चल रही हैं अनिल जी। तो मैं अभी भी मंदी में नहीं हूँ। यहाँ पर मंदी में नहीं है और यहाँ तेजी करने की राय है आपके लिए। बैंक निफ्टी में 37,700 का कॉल ऑप्शन 40-50 रुपए की रेंज में जब आए तब खरीद लीजिए और ऊपर का टारगेट आपके लिए 100 रुपए का बनेगा। हीरो या जीरो आज का ट्रेडर। देखिए बात करते करते 37,550 के ऊपर बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है स्पॉट लेवल पर। नुकसान बहुत कम है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कम गिरा हुआ दिखे पॉइंट में। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी है और 80 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। जरा दोनों दिखा दीजिए तो आपको अंदाज लग जाएगा कि किस तरह की मजबूती। आज लीडरशिप देखिए, गिरावट की शुरुआत बैंक निफ्टी ने की थी, क्या रिकवरी की शुरुआत भी बैंक निफ्टी से हो रही है। अभी तक शुरुआती संकेत आ रहा है, उसके ऊपर आशुधर की ये राय आती हुई दिख रही है कि निचले स्तरों पर मंदी न करें, सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे और वो सपोर्ट लेवल है 16,675 से 16,700 का। एकदम वहीं पर बाजार रुकते थमते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेश मंदी अब आपको करनी ही है, तो जब तक 16 बोल गया था मैं, 17,675, 17,700 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। फ्रेश मंदी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 17,650 टूटे तो ही सोचना है, बाकी जितना कमजोर होना था हो गए। अब देखते हैं यहां से कुछ रिकवरी बन पाती है नहीं। थोड़ा दाव फ्यूचर साथ दे दे तो बढ़िया हो जाए। 150 पॉइंट नीचे अभी भी दाव फ्यूचर से। आइए बढ़ते आगे बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी बीईएल में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट मुझे दिखाई देता है। 231 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करे 230 तक आता है तो ऐड करे। 228 का स्टॉप लॉस, 228 के नीचे जाता है तो काट ले, तो आपका रिस्क लगभग 3, 3.25, 3.5 रुपए होगा। आज का टारगेट या में भी आज और कल का टारगेट 240, 242 और पोजिशनल टारगेट एक हफ्ते के लिए 250। ओके, तो पोजिशनल 250 तक का टारगेट आज के लिए 240, 242। और सेठी साहब ने भी आज सुबह इस पर राय दी थी। पहला स्टॉक सेठी साहब का ये था, 227 का भाव सेठी साहब ने इस पर दिया था, जो हिट होते हुए दिख रहा है। तो सेठी साहब का टारगेट हिट। अब वागले साहब की तरफ से नई रिस्पॉन्सिबिलिटी 240 और 250 के टारगेट्स के लिए। यह है बीई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आज नई लिस्ट आ सकती है ऐसे आइटम्स की जिन्हें नेगेटिव लिस्ट यानी कि जिनके इंपोर्ट पर रोक लगाई जाएगी और भारत में ही इनका उत्पादन होगा डिफेंस सेक्टर के लिए। करीब 100 आइटम्स ऐसे इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कल का बड़ा इवेंट आरबीआई की पॉलिसी। बस 24 घंटे ही बाकी हैं आरबीआई पॉलिसी आने में। हमारे चैनल पर हर बार की तरह सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलने वाली है। सारे बड़े एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ और हमने सोचा कि पॉलिसी से पहले एक बार इन एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए कि किस तरह की हो सकती है पॉलिसी। क्या फाइनली रेट्स में बदलाव हो सकते हैं या अभी भी रेट्स बदलेंगे नहीं, स्टांस कैसा रहेगा, क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आ सकती हैं पॉलिसी में। तो आइए जानते हैं वरुण के साथ जानकारों का क्या मानना है इस पॉलिसी में क्या हो सकता है। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो हमने जो एक्सपर्ट से बात की तो एक राय तो साफ निकल के आ रही है कि दरों में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक सुर में सबने कहा है कि दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हमारा पहला सवाल यही था कि क्या इस बार आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा, क्योंकि फेड के रेट के बाद, हाइक के बाद सब ये मान के चल रहे थे कि अब आरबीआई रेट बढ़ाना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 100% हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि नहीं, आरबीआई इस बार दरें नहीं बढ़ाएगा। तो हमने सोचा चले ठीक है, रेपो रेट ना बढ़ाए, रिवर्स रेपो रेट क्या बढ़ाएगा। तो यहां भी सबका कहना था कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट में भी कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि रेट के साथ छेड़छाड़ नहीं होने वाली है, यह तो तय है। अब हमारा अगला सवाल यह था कि चलिए इस बार नहीं होगा, पूरे साल में कितना होगा। तो देखिए, पहले लोग बोलते थे कि 1.5%, 2% के आसपास रेट हाइक हो सकता है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो करीब 75% हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि करीब 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक ही आने वाला है। और सिर्फ 25% के आसपास कहते हैं कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% के आसपास का रेट हाइक जो है पूरे साल में हो सकता है। यानी कि पहले जो लोग मान के चल रहे थे कि एग्रेसिव रेट हाइक होगा, शायद वो ये मान के चल रहे हैं कि पूरे साल भी इतना एग्रेसिव रेट हाइक आरबीआई ना करे। हमारा अगला सवाल था
कि चलो रेट हाइक ना करे, लेकिन क्या आरबीआई का रुख बदलेगा? यहां भी 50-50 के आसपास का मामला था, क्योंकि आधे कह रहे हैं कि हां आरबीआई अपना रुख बदल सकता है, आधे अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि शायद आरबीआई अपना रुख ना बदले। अगला सवाल हमारा इन्फ्लेशन को लेकर था कि लगातार जिस हद से हमने देखा कि कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही है, क्या इन्फ्लेशन के अनुमान में आरबीआई बदलाव करेगा? तो यहां एक सुर में सबने कहा कि हां आरबीआई अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स में इस बार बदलाव कर सकता है, तो वहां भी आपकी नजर होनी चाहिए। हाल ही में आपने देखा था काफी सारे जो ब्रोकेज फर्म्स थे या सब थे, उन्होंने अपना जीडीपी का अनुमान घटाया था, तो उसको लेकर हमने पूछा कि क्या वहां कोई बदलाव होगा, तो यहां भी 50-50 का मामला था, किसी ने कहा होगा, किसी ने नहीं कहा। और आखिरी सवाल हमारा यह था कि आप इस पॉलिसी में क्या सुनना चाहते हैं, तो सबका कहना था एक तो हम आरबीआई के टोन पे नजर रखेंगे, साथ ही साथ एफएक्स रिजर्व, फॉरेन रिजर्व्स में किस तरह के आरबीआई स्टेटमेंट देता है उसको लेके, उसके ऊपर सबकी नजर होगी। ओके, तो ये है आरबीआई की पॉलिसी में एक चीज कोई बदलाव नहीं होगा, बराबर नहीं बदलाव होगा। कमेंट्री अच्छी आएगी खराब आएगी, उसमें 50-50 या तो अच्छी या खराब। स्टैंड को लेके 50-50 है कि आरबीआई बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मतलब अकोमोडेटिव रहेगा या थोड़ा सा सावधानी वाला? हाँ, उसको लेके भी अभी भी 50-50 है। अच्छा, कुछ लोग मान रहे कि इस बार सावधानी वाली बात है, कुछ मान रहे कि नहीं ऐसे। पर ये है कि कोई भी नहीं मान रहा कि रेट्स बदलेंगे। रेट तो नहीं, वो तो मैं भी मान रहा हूं। आप भी चलो, जो आप वही कह रहे थे, क्योंकि वो गवर्नर साहब को अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़े ना पिछले 3 साल की, तो वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वो झटके नहीं देना चाहते, देते ही नहीं। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वो प्रोग्रेसिव पॉलिसी वाले गवर्नर हैं। हाँ, तो मतलब क्या होता है, एक डेटा देखकर आप शॉर्ट टर्म व्यू बनाते हैं और एक थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं, तो वो लंबा व्यू लेने वाले गवर्नर हैं। सो इसलिए उन्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर। अच्छा, रेट सेटल हो गए सर? रेट सेटल हो गए तो 12.5% नहीं 17.5%, 17.5%, 80 रुपए के आसपास, 68 रुपए की प्राइस के सामने 80 रुपए पर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है बीएसई पर। उमा एक्सपोर्ट्स, आप अपना सुटेबल स्टॉप लॉस रखें, और जाहिर सी बात है छोटी प्राइस के आईपीओ में ये चीजें दोनों तरफ का हो ही सकता है। ठीक बात है, तो अपने अपने हिसाब से आप अपना डिसीजन बिल्कुल कर लें। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है जय ठक्कर से मुलाकात करने का, और उसके बाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं भसीन साहब भी। कैश का ऑप्शन लेकर जय है तैयार। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है, बताइए। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। अनिल जी, तुरंत खरीदना है बीईएल का 230 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी 12 रुपए के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 8 रुपए पर, 8 पर स्टॉप लॉस लगाए, 8 रुपए पर, 12 पर खरीदे। टारगेट अनिल जी काफी अच्छे इसके निकल कर आ रहे हैं। पहला टारगेट बन रहा है 19 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 24 का, 19 एंड 24। ये दो टारगेट्स के लिए बीईएल का 230 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे अनिल जी। इसमें रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन रहा है। और जहां तक इंडेक्स का सवाल है जी, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,700 से 17,650 ये जो रेंज है इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगर ये होल्ड कर जाता है तो एक हमें बाउंस बैक देखने मिलेगा। इनफैक्ट एक क्लोजिंग सेशन में भी कहा था, जहां पर मैंने 17,900 का एक कॉल रिकमेंड किया था अनिल जी, 75 की स्टॉप लॉस के साथ। आई थिंक वो स्टॉप लॉस तो हुआ नहीं जी, बट उसका स्टॉप लॉस रिवाइज करके ट्रेडर्स 67 पर कर दे, दैट वुड बी आइडियल लेवल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस 67 पर, और बने रहे उसमें। जिन्हें फ्रेश पोजीशन बनानी बना भी सकते। 13 अप्रैल का वो कॉल है निफ्टी का, एंड जहां तक वो होल्ड कर रहा है अनिल जी, तब तक हम स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। एंड निफ्टी में अगर अनिल जी ये बाउंस बैक आता है, देन हमें उसमें अच्छा ट्रेड देखने मिलेगा। अगर 650 के नीचे अगर निफ्टी जाता है अनिल जी, then I think any rise should thereafter be utilized as a selling opportunity. ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बीईएल। वागले साहब को भी पसंद आया, और जय ठक्कर को भी, और सेठी साहब की भी आज दिन की पिक थी। 227 का टारगेट सेठी साहब ने दिया था, वो टारगेट हासिल होता हुआ। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर। 17,700 के आसपास आ गया है, आज एक्सपायरी भी है वीकली। खरीदारी का वक्त है या अभी थोड़ी और नीचे की जगह बाकी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, 2 दिन से हमने आपको कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब आज हमने अपने शॉर्ट्स कवर करना शुरू कर दिया है, और मैं आपको बताऊं अनिल जी, आज से तेल नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऑयल विल कम डाउन टू $90 इन द नेक्स्ट वीक, प्लस Nasdaq is giving you a very good bounce back. So be prepared for high beta trades to play out. This is the time to buy mid cap techs, your defense stocks, and some of the select bank stocks.
तो आई एम वेरी श्योर टुडे मार्केट्स बॉटम आउट, टुमारो वी रिज्यूम दिस रैली and then we'll take it from there. 18,300 is coming by Monday, Tuesday, Wednesday, whatever day. But this market will bottom out today. The US markets, the Nasdaq is bottoming out and oil is going into a further fall. ये मेरी अपडेट है. आप कहें तो मैं अपडेट भी दे दूं. अनिल जी, काफी शेयर्स हैं जो हमारे शेयर से ज्यादा चले गए. आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं. जी सर, प्लीज बताएं कहां टारगेट्स हासिल हुए. अनिल जी, AB कैपिटल 109 पे कहा था, 116 हो गया. आपको याद है 48 रुपए में मैंने आपको कहा था BHEL इज अ नो ब्रेनर. उस समय सबको लगता था सबसे खराब शेयर है. 59 रुपए का भाव हो गया. मैंने 60 का लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था. तीसरा पिक वोल्टास 1280 वाला 1340. कल आपको SBI कार्ड 830 पे कहा था, 865 बिक गया. इंडिया बुल 59 रुपए में आपको थर्सडे को शाम को कहा था 180 का टारगेट. BEL 190, 195, 205, 215 आज देखिए. और गोदरेज कंज्यूमर अभी शुरुआत है 705. और लास्ट बट नॉट लीस्ट पिरामल एंटरप्राइजेस 2300 रुपए, 2190 में 2300 और MGL 832. अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज है और थोड़े कॉन्ट्रा ट्रेड्स हैं, लेकिन इसी में पैसा कमाओगे. बिल्कुल ठीक बात है. ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर अपडेट है. अब बताएं सर आज की फ्रेश कॉल्स. अनिल जी, SBI लाइफ देखिए, अगर ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ तो भी अच्छा है, और अगर यील्ड्स बढ़े, SBI लाइफ की ट्रेजरी इनकम बढ़ी है. यू आर बाइंग क्वालिटी एट दिस टाइम व्हेन इंश्योरेंस GVM नंबर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर SBI लाइफ. 1100 1105 में लीजिए. 1075 का स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन 1200 का टारगेट. नेक्स्ट मूव ऑफ निफ्टी विल बी लेड बाय SBI लाइफ, HDFC लाइफ, द इंश्योरेंस कंपनी. सेकेंड बाय आपने देखा गर्मी में क्या वो हो रही है तब्दीली. White goods में प्रीमियम स्टॉक which has corrected and now needs to be rebought is Whirlpool. आप AC सेल्स देख लीजिए. any of the white products from washing machines, this brand is unbeatable. 1660 में लीजिए. 1620 का स्टॉप लॉस, 1750 का टारगेट. और तीसरा मैं कह रहा हूं मिड कैप IT आपको कल से इतनी रंगत दिखाएंगे कि आप याद रखेंगे, क्योंकि आज जितने ये अभी यहां से 20% ऊपर सब बाय की रिपोर्ट दे रहे थे, अब सब सेल की रिपोर्ट दे रहे हैं. तो मिड कैप IT और कैश रिच, इनके ऊपर कोई डेट नहीं. तो एम्फोसिस इज माय पिक. 3170-80 में लीजिए. 3110 का स्टॉप लॉस, 3350 का टारगेट. ये है आपके लिए 3 बेहतरीन पिक. और तीनों इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आती दिख रही पिक वो तीनों मिड कैप स्पेस है. SBI लाइफ तो दिग्गज माना जाएगा, निफ्टी का स्टॉक है. वर्लपुल और एम्फेसिस दोनों स्टॉक और हैं जहां पर बसिन साहब की तरफ से खरीदारी की राय है. और दूसरी चीज, बाजार के डायरेक्शन पे भी बसिन साहब ने साफ कहा कि धीमे धीमे आप शॉर्ट कवर कीजिए. कल से फिर से तेजी का रुझान बनने की संभावना 18,300 की तरफ बढ़ सकती है हमारी गाड़ी. उस पर रखिएगा नजर. आइए बढ़ते आगे. और तैयार है बग्गा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. उससे पहले जल्दी से एक बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट. बताएं सुमित जी. अनिल जी, बाय का स्टॉक है. फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है और ये स्टॉक मैं 330 के लेवल से बोल रहा हूं और ये स्टॉक को कोई देख भी नहीं रहा है. और अभी भी ये स्टॉक मेरे को लगा है यहां से ऊपर का मुंह दिखाने को तैयार है. स्टॉक का भाव चल रहा है 353 रुपए. स्टॉक का नाम है बायोकॉन. बायोकॉन वो स्टॉक है जो लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है, अच्छा बाउंस दिखा रहा है और अभी ये यहां से और ऊपर का मुंह दिखाने को तैयार है. स्टॉक के अंदर 345 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें. ये स्टॉक के अंदर रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो चुके हैं और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 365 रुपए से लेके 370 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखाने को तैयार है. तो बायोकॉन में यहां पे CMP पे खरीदारी करें. 345 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं. 365 रुपए से लेके 370 रुपए तक के टारगेट इमीडिएट शॉर्ट टर्म के होंगे. 370 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो पोजिशनली इस बार ये बड़ा मूव भी दिखा सकता है. फिलहाल 370 के टारगेट्स में खरीदारी करें बायोकॉन. ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन में खरीदारी करने की राय आज 370 के टारगेट के साथ. बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है बग्गा साहब से मुलाकात करने का. शुरुआत करते हैं 10 की कमाई की. कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है. EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है. प्रायोजक दिव्य शावाश्री प्रवाही तुलसी गिलोय बासा बनपसा लौंग दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ. और सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस.
स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। 17,700 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है। निफ्टी कोशिश नहीं, कामयाब कोशिश और कामयाब कोशिश में बड़ा फर्क है। एग्जैक्ट लो आज का 17,700 है, एग्जैक्ट 17,700। और बैंक निफ्टी 17,346 17,350 के लेवल से घूमकर करीबन 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाता हुआ निफ्टी में रिकवरी आपको दिखेगी 25 पॉइंट की। निफ्टी में रिकवरी कम है, बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा है, आधा % नीचे निफ्टी है, बैंक निफ्टी 1/4% नीचे। कोशिश हो रही है, देखिए कौन किसको खींचता है। बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर खींचता है या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे। थोड़ा सा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ये 4 लोग मिलकर थोड़ा सा ना निफ्टी को उठने नहीं दे रहे। थोड़ी इनमें खरीदारी आए खराब कर रहे हैं तो मामला बने। बट एनीवे, आइए बढ़ते आगे और मुलाकात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के, हमारे बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये 2 दिन से जो हमें अमेरिका वाले डरा रहे हैं, अच्छा खुद भी डर रहे हैं, हमें भी डरा रहे हैं, मंदी आ रही है, मंदी आ रही है, मंदी आ रही है। क्या वाकई में मंदी आ रही है सर, या ब्याज दरें बढ़ाने का बहाना चाहिए इनको बस? ब्याज दरें बढ़ेंगी अनिल जी तभी मंदी आएगी। तो बेसिकली क्या है कि जो फेड है, अब आप उनके महीने दर महीने बयान देखिए। इस टाइम पिछले साल अप्रैल में वो कह रहे थे 2023 से पहले गुंजाइश नहीं है इंटरेस्ट रेट हाइक की। फिर जिस तरह से सितंबर, नवंबर, दिसंबर में उन्होंने मार्केट को सरप्राइज दिया, कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया अनिल जी। लग रहा था कि जरूर बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नोट छाप के $4.5 ट्रिलियन की जो बैलेंस शीट थी वो $9 ट्रिलियन पे पहुंचा दिए पिछले 2 साल में। फेड ने पिछले अप्रैल से इनको क्यूई बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी आ रही थी, तब धीरे धीरे हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाते। अब क्या हुआ है, मार्च में आपने क्यूई बंद किया है, मार्च तक आप $120 बिलियन महीने के मार्केट में डाल रहे थे। अब मई में आप कह रहे हैं कि $95 बिलियन हम निकालने लग जाएंगे मार्केट से। तो इसलिए मार्केट को में थोड़ी हलचल मची। दूसरी बात है, जो सीएमई फेड वॉच टूल जो हम यूज करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट हाइक की, वो मई की बैठक में अनिल जी अब 50 बेसिस पॉइंट आ गया है। और जो मैं हर वक्त कहता रहता हूं, कंजर्वेटिव हैं और बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्टर हैं फेड में। जो जितने उनके फेड प्रेसिडेंट्स हैं उनमें से जो सबसे एक्यूरेट हैं, मेरी डेली, श्रीमती मेरी डेली, सैन फ्रांसिस्को फेड हेड जो हैं, उन्होंने भी 3 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में अनिल जी कहा कि 50 बेसिस पॉइंट अब लाजमी है। तो लगभग तय हो गया है, 75% प्रोबेबिलिटी है, बट लगभग तय है कि 3 मई को 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आता है। लग रहा है कि जून और जुलाई में भी 50-50 के वो हाइक कर देंगे। मार्केट इसको लेके चिंतित है कि कहीं फेड पॉलिसी में स्टेप ना हो जाए। साथ में तो बैलेंस शीट रिडक्शन जो हमें लग रहा था जुलाई तक होगा या सितंबर तक होगा, वो अब कल की जो एफओएमसी की मिनट्स निकल के आए, मार्च की बैठक के मिनट्स, उसमें अब लग रहा है कि $95 बिलियन का वो नॉर्मलाइजेशन मई से ही शुरू कर देंगे। तो हो सकता है 3-4 मई की बैठक में ही ये अनाउंसमेंट आ जाए कि मई से ही वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी निकलती है मार्केट से, दूसरा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। यूएस के मॉर्टगेज जो है वो ऑलरेडी कम हो रहे हैं, हाउसिंग लोन्स की एप्लीकेशंस गिर रही हैं, और पहले यूएस हाउसिंग पे इंपैक्ट आएगा और फिर बाकी सेक्टर्स में इंपैक्ट आएगा। चौथी बात जो है, जो आपके ग्रोथ स्टॉक्स हैं, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, उनका डिस्काउंट रेट अब बढ़ जाता है। तो आप जो फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहे थे प्रेजेंट में, जिस तरह से आप स्टॉक मार्केट की प्राइस बनाते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो ग्रोथ स्टॉक्स के लिए खामी है, ग्रोथ स्टॉक्स के लिए हानि आती है। ये अब मार्केट्स में एक चिंता का कारण है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे कारण हैं जिनके चलते हुए अमेरिकी बाजारों में पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा दबाव है। लेकिन रशिया यूक्रेन का मामला भी बड़ा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। इसका समापन कब कैसे होगा और बाजार इस पर अब किस तरह का रिएक्शन देंगे, ये भी बग्गा साहब से जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आइए तब तक एक बार 10 की कमाई में जल्दी से नजर डाल लेते हैं कमोडिटी बाजार पर, देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह का मूड माहौल है, और साथ ही कुछ बेहतरीन कॉल्स भी आज के लिए कमोडिटीज की दी बताएं। अच्छा मूड माहौल है सर, कच्चे तेल के दाम गिरे, हालांकि आज सुबह आपको ऑफकोर्स ऊपर दिखेंगे, बट कल 7700 के करीब दाम दिख रहे थे, उसके
हिसाब से देखें तो 74.50 के नीचे इस समय कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, पर आज आधे % का बाउंस बैक भारतीय बाजारों में आपको दिख रहा है। नेचुरल गैस में एकदम सपाट कारोबार है। गोल्ड फिर से सपाट हो गया है, 2 दिनों से बहुत ही सीमित दायरे में गोल्ड आपको दिख रहा है। 51,600 पर आपको गोल्ड ट्रेड करते हुए दिखेगा। सिल्वर की भी अगर आप बात करें तो कुछ बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, एकदम सपाट सिल्वर भी है। बेस मेटल्स में दबाव के साथ शुरुआत हुआ था, पर अब पूरी रिकवरी हो गई है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। एल्यूमिनियम आधा % नीचे खुला था, लेड और जिंक में भी अब खरीदारी दिख रही है। कॉपर अभी भी सुस्त है, निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, पर 1/4% की गिरावट आपको अभी भी कॉपर में दिख रही है, बट बाकी बेस मेटल्स पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बेस मेटल पैक में आती हुई दिख रही है। आइए आज के ट्रेड्स आपको बता दें। पृथ्वी फिनमार्ट की राय है गोल्ड खरीदारी करें, जून कॉन्ट्रैक्ट 51,400 के लेवल पर करनी है खरीदारी, स्टॉप लॉस 51,220 का और टारगेट रहेगा 51,800 का। एल्यूमिनियम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 277 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 274, टारगेट 284। कैस्टर सीड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीदें 7080 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 7020, टारगेट 7200। और कोरिएंडर धनिया अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलें 12,900 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 12,550 और टारगेट 13,600 का रहेगा। तो चारों बाय कॉल्स हैं, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कैस्टर सीड और कोरिएंडर। अनिल जी आज भी 2 शोज हमने करे हैं तैयार। सबसे पहले तो 11:26 पर ध्यान किधर है कच्चे तेल की मार्केट में, जिस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है, एक दिन गिरते हैं एक दिन बढ़ते हैं, रात को बढ़ेंगे सुबह गिर जाएंगे, सुबह बढ़ेंगे रात को गिर जाएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, क्या इस समय के फंडामेंटल्स हैं जिस पर आपको रखनी है नजर, कैसे रहेगी क्रूड की चाल, इस पर करेंगे चर्चा। और फिर एग्री के 3 सितारे आज 11:40 पर, ऐसे 3 एग्री कमोडिटी बाजार के सितारे जहां पर आपको इंट्राडे नहीं बल्कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी कि अगर आप पोजिशनल कॉल लेंगे तो अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो 2 स्पेशल शोज है सर, एग्री के 3 सितारे और ध्यान किधर है कच्चे तेल पर। वाह, तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन आज का कमोडिटी बाजार का, मिस मत कीजिएगा। आइए स्वागत करते हैं हमारे 2 खास मेहमानों का जो तैयार हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के लिए। रजत सर तैयार है, हेमांग सर हमारे साथ तैयार है, आप दोनों का स्वागत है। रजत सर शुरुआत कीजिए आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। देखिए मेरा लॉन्ग टर्म पिक है सीक्वेंट साइंटिफिक। ये एक्चुअली 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। पिछले एक बार अटेम्प्ट लिया था जनवरी के आसपास में 200 डे को क्रॉस करने का, उस टाइम में 200 डे के आसपास से फिर से करेक्शन कंटिन्यू किया, लेकिन इस बार जैसा MACD बाय सिग्नल, मूविंग एवरेजेस बाय सिग्नल, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चेंज ओवर, बेस फॉर्मेशन बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, इसको देखते हुए मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। मेरा टारगेट रहेगा 203 से लेकर 224 और स्टॉप लॉस में 128, अभी भाव है 154, 128 के नीचे लॉन्ग टर्म के लिए क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। ये कंपनी का जो करेक्शन जो चल रहा था वो जुलाई के महीना से चल रहा था पिछले साल से, अभी ये करेक्शन कंप्लीट होने की हर तरफ से इंडिकेशन आ गया टेक्निकल्स पे, इसीलिए मैं इसको चुन के लॉन्ग टर्म पिक के रूप में आपकी दर्शकों के सामने पेश कर रहा हूँ। सीक्वेंट साइंटिफिक रजत सर की तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की राय। लिस्टिंग हो चुकी है आज आपके लिए उमा एक्सपोर्ट्स की, इस फाइनेंशियल ईयर की पहली लिस्टिंग और मजबूत लिस्टिंग कही जाएगी। 17% ऊपर लिस्ट होना अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। उमा एक्सपोर्ट की 80 रुपए के आसपास लिस्ट होता हुआ ये स्टॉक, छोटी साइज का IPO, छोटी साइज की कंपनी, दमदार लिस्टिंग 80 रुपए के आसपास और वहां पर स्टेबल होता हुआ बढ़िया लिस्टिंग आज उमा एक्सपोर्ट्स की आपके साथ। हाँ तो बढ़िया ही है, मिल गया, अच्छे गेंस मिल गए, बिल्कुल। हाँ तो अपने अपने रिस्क के हिसाब से करते चलेंगे। ठीक है, ओके। आइए उमा एक्सपोर्ट्स के बाद आते बढ़ते आगे और अब वक्त है 10 की कमाई की कुछ बेहतरीन पिक्स लेने का भी। तो पहले कुणाल जी, राकेश जी बताएं सर आपकी 10 की कमाई की पिक। अनिल जी देखिए 10 की कमाई में मेरी और राकेश जी की खरीदारी की राय है एक सरकारी कंपनी में। अनिल जी जो निफ्टी PSE इंडेक्स है इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि सरकारी कंपनियों में आने वाले कुछ दिनों में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो एक सरकारी कंपनी जिसमें मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर एक बेस बन चुका है, बहुत ही शानदार पैटर्न नीचे के लेवल्स पर बना है।
चार्ट पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही स्टॉक मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे आए, उन स्तरों पर धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करने की राय है। ओवर टू राकेश। अरे जी, स्टॉक को पहले भी हमने रिकमेंड करा हुआ है 100 रुपीज के अराउंड, फिर 108 के अराउंड भी रिकमेंड करा है, 2-3 बार इसको रिकमेंड करा हुआ है 10 की कमाई में। अल्टीमेट टारगेट 175 के हैं, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में इन स्तरों पर करेक्शन पे निवेश की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 175। 175 के स्टॉक टारगेट के लिए खरीदारी करें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। आइए हेमांग सर भी हमारे साथ हैं। हेमांग जानी साहब, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी लॉन्ग टर्म पिक क्वेस्ट कॉप है, टारगेट प्राइस 850 का है, और उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों जो है वो बड़े स्केल पे लिबरलाइज और फॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो काफी बड़े रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी क्वेस्ट कॉप हो सकता है, क्योंकि जो हायरिंग मार्केट है उसमें बहुत ही कम कंपनियां अवेलेबल है, और जिस तरह से इकोनॉमी के अंदर हम लोग एक रिवाइवल देख रहे हैं, तो स्टाफिंग कंपनीज के अंदर उसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, आरओई हो गया, मार्जिन्स हो गए, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हम लोग 23 to 32% की देख रहे हैं एबिटा और नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश किया जा सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए क्वेस्ट कॉर्पोरेशन है स्टॉक्स जहां पर आपके लिए निवेश करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए एक व्यू जरा फिर से हम इस बात पर भी लिया जाए कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। वैसे तो बग्गा साहब आपने कहा भी था कि थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन क्या इतना लंबा चलेगा और खत्म कब होगा? ऐसा लग रहा है किसी को इंटरेस्ट ही नहीं इसको खत्म करवाने में, सब अपने अपने काम में लगे। थोड़ा बहुत एक दो स्टेटमेंट आ जाते हैं, थोड़ी बहुत बम्स मिसाइल्स वगैरह जो भी होना है, क्या इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? जी बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा ये अभी लॉन्ग ड्रॉन लग रहा है। मुझे लग रहा है जुलाई तक खिंच जाएगा ये, जुलाई से पहले इसका कुछ हल नहीं निकलता, जो मेरी अपना एस्टिमेट है अब, क्योंकि किसी के भी जहन में नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। एक स्टेलमेट हो गया, ऑन द ग्राउंड स्टेलमेट है। नेटो हथियार दे जा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन की आधी आबादी जितने पुरुष हैं 16 साल से 60 साल के बीच में वो आर्मी में उतर आए हैं, तो पूरा आवाम आर्मी में है, और इतनी बड़ी रेजिस्टेंस रशिया ने नहीं सोचा। काफी कमेंट्रीज आ रहे हैं कि इवन CIA ने भी अंडर एस्टिमेट किया था कि यूक्रेन इतनी देर तक और इतनी अच्छी तरह से लड़ाई कर पाएंगे। तो तबाही है हर तरफ, और इसके चलते हमारे लिए जो खराबी है वो है कि कमोडिटी प्राइसेस वो भी अभी तक बढ़े रहते हैं। मार्केट्स थोड़े कॉम्प्लेसेंट है। मार्केट अगर आप देखिए, यूरोपीय मार्केट क्रॉस कर गए फरवरी 23 के लेवल, रूबल क्रॉस कर गया फरवरी 23 का लेवल, बाकी विदेशी मार्केट सारे 23 फरवरी के से आगे निकल गए। तो अब यही है कि पुतिन ज्यादा खतरनाक है कि पावेल ज्यादा खतरनाक है मार्केट्स के लिए। आज के दिन में हम कहेंगे कि पावेल ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। पुतिन का जो चल रहा है वो ज्यादा तक मार्केट ने पचा लिया है। अब ये मुझे लगता है मई तक अमेरिका का फेड का एक्शन भी पचा लिया जाएगा। मई तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कितना और आ रहा है। 2.5% से 2.25% उनका रेट आ जाएगा 2022 के अंत तक, जो 1994 के बाद इतना बड़ा रेट हाइक है एक साल में। नहीं तो 2000 के जो नई सेंचुरी आई है पिछले 22 सालों में, अगर आप देखें एक साल के अंदर कभी इतना बड़ा 2.5% का रेट इंक्रीज नहीं हुआ। दूसरा, इतनी बड़ी बैलेंस शीट से आप उतर के आ रहे हैं वो किसी को पता नहीं, क्योंकि $9 ट्रिलियन के नोट आपने छापे और मार्केट में डाले। अब वो जब आप लौटने को बोलेंगे लोगों से, लोग लौटा पाएंगे कि नहीं, और मार्केट्स पे क्या असर आएगा वो कोई नहीं कह सकता। तो मार्केट अभी थोड़ा कॉम्प्लेसेंट है कि सितंबर अक्टूबर तक यूएस इकोनॉमी थोड़ी हिलने लग जाएगी, इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगी बेस इफेक्ट के कारण, और फिर इतने रेट हाइक नहीं आएंगे। ये मार्केट सोच रहा है। बॉन्ड मार्केट सोच रहा है कि 2.75 पे आने वाला है इंटरेस्ट रेट हाइक, तो काफी उससे विचलित है। देखते हैं अब कौन ठीक होता है इसमें। बट एक ही सुझाव है, जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो सिंप्लीफाई करिए लाइफ।
और सिंपल इन्वेस्टमेंट में रहिए, हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में रहिए, और जिसको इंटरेस्ट रेट हाइक से फर्क नहीं पड़ता या जिसको इंटरेस्ट रेट हाइक से फायदा पहुंचेगा। तो अभी भी मैं कहूंगा सबसे बड़ा सेक्टर जो भारत में देखना है वो फाइनेंशियल्स है। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा करेंगे, उसमें बने रहना है। दूसरा जो आप विदेश को सोच के सेक्टर देख सकते हैं, फार्मा में अभी भी रेगुलेटरी इश्यूज बहुत है। आईटी में मेगा ट्रेंड्स हैं, डिजिटलाइजेशन का जो है, मुझे लगता है इस क्वार्टर भी बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। जो एक्सेंच्योर के नतीजे आए उससे एक मार्गदर्शन मिला है कि इस क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे आएंगे आईटी में। आईटी गिर रहा है बट मैं कहूंगा आईटी में पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। तीसरा, एनर्जी अगर मिलता है, वो ग्लोबली आपके पास रहते हैं एनर्जी उत्पादक कंपनियां। भारत में हमारे पास सरकारी कंपनियां जो ज्यादा हमने देखा है इतना फायदा होता नहीं इन्वेस्ट करने का, बट मटेरियल्स आप देख सकते हैं। जो मैं सुपर साइकिल पिछले फरवरी से कह रहा हूं, अभी भी मुझे लगता है मटेरियल्स बढ़ेंगे इस माहौल में, और चाइना का स्टिमुलस जरूर आएगा, वो मार्केट्स को चेंज करेगा, बट वो मई जून तक हमें आते दिखेगा। अप्रैल थोड़ा सा मुझे कॉशन का टाइम लग रहा है अनिल जी। ओके, थोड़ा सा अभी सावधानी रखें, लंबा चल सकता है युद्ध वाला मामला, और उस लिहाज से आपको ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना जिनको ब्याज दरों से ज्यादा फर्क ना पड़ता हो। ये इंटरेस्टिंग चीज बग्गा साहब हमें बता रहे हैं। ब्याज दरों के लिहाज से कल हमारे भी अहम बैठक है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। बग्गा साहब आपके साथ होंगे कल 9:45 से, हमारे क्रेडिट पॉलिसी के पैनल के अहम सदस्य जो आपको बताएंगे भी कि किस तरह का क्या एक्शन हो सकता है। उससे पहले भी एक बार आज भी आपको राय दिलवाते हैं। तो बग्गा साहब होंगे, अतुल जोशी साहब होंगे, आशु मदान साहब होंगे, के मिस्त्री साहब होंगे, कुछ और खास मेहमान होंगे हमारे साथ क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज को लेकर। कल सुबह 9:45 से रहिएगा आप हमारे साथ। आइए बढ़ते आगे, और पोजिशनल पिक का वक्त है। बताएं रजत सर, आपकी पोजिशनल पिक। देखिए अनिल जी, मेरा पोजिशनल पिक है AYM सिंटेक्स। ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। काफी कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। पहले 2022 के शुरुआत में ये काफी अच्छी मूवमेंट दिया था, एक बार 110 105 से लेके 160 के आसपास पहुंचा था। उसके बाद में फिर करेक्शन होके ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो आप है, मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड मॉडरेटली पॉजिटिव है। तो ये ऊपर की तरफ चलेगा ऐसा उम्मीद करके इसमें खरीदारी करने का सलाह दे रहा हूँ। ये टेक्सटाइल सेक्टर में नाइलॉन प्रोडक्शन भी करते हैं, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसकी EPS अच्छा होने लगे, सॉर्ट ऑफ अ टर्न अराउंड यू कैन से। तो मैं ये कंपनी खुद भी इन्वेस्ट करके रखे हैं, ये मेरी तरफ से एक खुलासा है। तो 112 के स्टॉप लॉस लगा के 150 से 58 का टारगेट देके हम कंजर्वेटिव टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि 150 से 58 160 के बीच में कुछ सप्लाई आने की संभावना है बोल के वही टारगेट मान के AYM सिंटेक्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, AYM सिंटेक्स ये है आपके लिए रजत सर की तरफ से उनकी पोजिशनल पिक, जहां पर आपको रखनी है नजर, खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए पालिया साहब से ले उनकी 10 की कमाई का आइडिया। पालिया सर बताएं। दीपांशु जी, 10 की कमाई में हमें जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बिरला सॉफ्ट का। ये स्टॉक देखें तो पिछले दिनों में जिस तरीके से वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी दिखा रहा है, अब ये स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करते हुए दिख रहा है। 488 के आसपास अभी स्टॉक कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है बिरला सॉफ्ट को यहाँ पे बाय करना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे टारगेट आना चाहिए करीब 530 से लेके 540 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। फ्यूचर में भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 492 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है इस सीरीज में 530 540 तक के अपसाइड के टारगेट बिरला सॉफ्ट में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से अगर कोई 3-4 रुपए की करेक्शन भी आती तो इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 476 का, अपसाइड के टारगेट होंगे 530 540 तक के। तो 530 540 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी, और अगर आप चाहें तो एक पोजिशनल ट्रेड भी इस पर ले सकते हैं। फ्यूचर्स में भी खरीदारी इस पर की जा सकती है। मिड कैप आईटी थोड़े मोमेंटम में आ रहा है। अभी भसीन साहब भी कह ही रहे थे कि मिड कैप आईटी पर रखिएगा नजर, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। एम्फेसिस भसीन साहब ने राय दी थी, और बिरला सॉफ्ट है रेडार पर पालविया साहब के। अच्छा एक्शन आ रहा है, बिल्कुल एक्शन बेहतरीन है। और आइए डिफेंस सेक्टर बड़ा सुर्खियों में है, और जबरदस्त एक्शन आज होने की तैयारी में। एक और लिस्ट
जिसे आप तीसरी लिस्ट मान सकते हैं, वो आने की तैयारी में। क्या है ये लिस्ट, कैसे फर्क पड़ेगा, किन पर फर्क पड़ेगा, बताने के लिए तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी हमारे स्टूडियो में। आशीष बताइए, डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा दिन है आज। सर बड़ा दिन है, अच्छी खबर है लगातार, क्योंकि तीसरी लिस्ट आ रही है। अब इनको क्या भरोसा हो जाएगा कि ये जो लिस्ट आएगी, इसके जो उपकरण है इसका इंपोर्ट नहीं होगा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग होगी। करेक्ट। और सर ये स्पेस ऐसा है कि बहुत खास है, हमारे पड़ोसी देश इतने अच्छे हैं कि लगातार हमें जो डिफेंस है यहाँ पर खर्च अपना बनाकर रखना ही होगा। तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा जोर है, जिसके चलते जो है तीसरी लिस्ट जो है आज सामने आती हुई नजर आएगी। और माना जा रहा है कि अगले 5 साल में जो है 2,10,000 करोड़ की जो है यहाँ पर आपको घरेलू खरीद यानी डोमेस्टिक जो है खरीद की जाएगी। जिसके चलते अगर आप देखें तो जो लगातार फोकस सरकार का बना हुआ है कि पहली लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट अगर आप देखें तो आई थी जिसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्स वेपन्स थे, उपकरण थे। दूसरी लिस्ट में भी अगर आप देखें तो आर्मर्ड व्हीकल्स थे, और इस तीसरी लिस्ट में भी माना जा रहा है कि लगातार जो है यहाँ पर जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी। मई 2021 में देखिए जो दूसरी लिस्ट आई थी जिसमें 108 उपकरण थे, अगस्त 2020 में जो लिस्ट पहली आई थी इसमें 101 उपकरण थे। अभी भी माना जा रहा है कि करीब 100 के आसपास की जो उपकरण है इनकी लिस्ट आती हुई नजर आएगी। और इसमें भी जो है कॉम्प्लेक्स हथियार और आर्मर्ड व्हीकल्स का दोनों का जो है ब्लेंड देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो सभी कंपनीज है वो आपके रडार पर रहनी चाहिए। सबसे पहले देखिए भारत डायनामिक्स और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए। और मिधानी, इसको भी देखिए डायरेक्टली फायदा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, क्योंकि इनकी भी अधिकतर आय जो है डिफेंस स्पेस से आती है, करीब 30-40% आय वहां से आती है। और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो इनके प्रोडक्ट्स की भी मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मिधानी मिश्र धातु निगम, ये भी स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। इसके अलावा पारस डिफेंस है, एमटार टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न जो हाल ही की लिस्टिंग है, इन सभी को जो है बड़ा फायदा होगा। ओके, तो ये है आपके लिए डिफेंस सेक्टर में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बंसल जी, अभी और कोई डिफेंस स्टॉक आपको नजर आ रहा है जहां खरीदारी की जा सके? नहीं अनिल जी, मैं बताता हूँ अनिल जी, लेकिन पहले मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आप भी स्क्रीन पे आए और कुणाल जी को भी स्क्रीन पे लेके आए अनिल जी। अगर आप रिकलेक्ट करें अनिल जी, कुछ टाइम पहले आप दिल्ली आए थे एक शॉर्ट विजिट पर, उस समय तो डिफेंस स्टॉक फैंसी में भी नहीं थे, और आपने मतलब कि जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे आप बोल रहे थे कि डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिफेंस के स्टॉक चलेंगे। और जो भी आशीष ने बोला कि हमारे पड़ोसी देश बहुत बढ़िया हैं, उस समय अनिल जी आपने बड़ा अच्छे से बोला था हमारे तो पड़ोसी देश भी ऐसे हैं, वहां तो लोग पोलैंड और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज के नाम लिए थे, वहां जा रहे हैं। आपने बोला था यहाँ से तो आदमी कहीं निकल भी नहीं सकता और डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये स्टॉक चलेंगे। हाँ, ये बात सही है। ओवर टू यू कुणाल जी, अच्छे से बताइए अनिल जी ने क्या क्या बोला था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। उस समय आपने कहा था कि जो यूक्रेन का संकट है तो लोग पलायन करके पड़ोसी देशों में जा रहे हैं, कभी भारत में खुदा ना खास्ता ऐसा संकट आए तो पड़ोसियों की हालत ऐसी है कि वहां तो जा भी नहीं सकते हैं। तो अनिल जी आपने ये टिप्पणी की थी। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए वो ये तो हल्के फुल्के नोट की बात है कि कई बार ऐसा होता है ना, आप कॉमन सेंस वाला कोई लॉजिक ढूंढते हो कि क्यों बढ़ेगा। तो ऐसा कि भाई एक तरफ श्रीलंका है, खुद अधमरा सा है, उधर म्यांमार है, इधर नेपाल भूटान में क्या जाके कर लोगे, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान है, तो हमें तो हिंदुस्तान ही है ना। तो इसलिए हमें तो आपस में अपने मजबूत होकर रहना है। एक बार बग्गा साहब से भी राय ली जाए डिफेंस शेयरों पर। सर, बड़ा एलोकेशन हो रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ, ये भी एक बड़ा कदम है। आज भी उम्मीद की जा रही है कि जो तीसरी लिस्ट आएगी उससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्या व्यू बनता है सर आपका? बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो ग्लोबल ट्रेंड है, जर्मनी जो स्पेंड नहीं कर रहे थे, $300 बिलियन इस साल में डिफेंस पे स्पेंड कर रहे हैं, तो सारे देश एकदम से चौकन्ने हो गए ये यूक्रेन के एक्शन के बाद कि कितनी हमारी प्रिपेयर्डनेस है। दूसरा है कि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस का, और ये सरकार बहुत मुस्तैद है इसमें कि हमें अपना आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस में। तो सब कंपनियों को बहुत अच्छे टर्म्स पे ऑफर कर रहे हैं कि आप जरूर हमारे को हथियार दीजिए, बट आप साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए और भारत में बनाने का इसका जरिया बनाइए। भारतीय कंपनियों के साथ आप जॉइंट वेंचर लेके आइए, और उसके लिए जो टर्म्स हैं वो अच्छे प्रदान किए जा रहे हैं विदेशी ये डिफेंस सप्लायर्स को। तो बहुत अच्छा मूव है भारत के लिए। एक है कि सेल्फ सफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि पिछली जंगों में हमने देखा है कि रशिया के अलावा बाकी लोग हमारे ऊपर दबाव डालते हैं स्पेयर्स के तौर पे कि वो उस टाइम पे एन वक्त पे सप्लाई नहीं करते जब हमें जरूरत है। तो इसलिए ये इस तरह का बन जाना। और तीसरा इसमें अनिल जी एक एक्सपोर्ट बन के आएगा, जिस तरह से अब मिसाइलों की बात चल रही है फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ,
कि भारतीय ब्रह्मोस या अदर मिसाइल्स जो हैं वो उनको दी जा सकती हैं, स्पेशली जो सरफेस टू शिप की मिसाइल है चाइना के आक्रमण के विरुद्ध में। तो ये एक हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं। ये चाइना ने 1990 के दशक में शुरू किया था और आज चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है डिफेंस गुड्स का। भारत में सब कुछ क्षमता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो ये सरकार अब टेक्नोलॉजी भी लेके आ रही है विदेशी सप्लायर से। तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी हैं, इन सबको फायदा होगा। एक भारत का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, दूसरा कल को आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा डिफेंस सेक्टर पर बड़ा खर्चा सरकार की तरफ से होता हुआ दिखा। आइए पोजिशनल पिक ली जाए हेमंत सर से। क्वेस्ट कॉर्पोरेशन उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से पसंद किया, बताएं सर। पोजिशनल पिक अनिल जी देवयानी इंटरनेशनल है और जिस तरह से रीओपन थीम एक बहुत अच्छी मात्रा में उभर के आ रही है, तो उसमें जो QSR कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी है। उसमें देवयानी इंटरनेशनल एक प्रमुख नाम है, यम ब्रांड्स के ओनर है, जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे KFC, पिज्जा हट, टैको बेल। तो हमें लगता है कि Q3 में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी, हालांकि उसमें ओमिक्रॉन का थोड़ा प्रभाव भी था, पर ये जो क्वार्टर है उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी और ईच वर्टिकल इज डूइंग वेल। KFC में अच्छी ग्रोथ है, पिज्जा हट रिवाइव कर रहा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर और हम समझते हैं कि इस तरह की कंपनीज में डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल चेंज के तौर पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 210 रुपए का है। ओके, तो 210 के प्राइस टारगेट के लिए देवयानी इंटरनेशनल पर आपको करनी है खरीदारी। ये है पोजिशनल पिक हिमांग सर की तरफ से। शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेनी है रजत सर और हिमांग सर की तरफ से, बाजार पर भी करनी है बातचीत, एक खास मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो एक्शन बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट में लौटेंगे। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति TMT देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति TMT। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई। थोड़ा बाजार में सुस्ती वाला माहौल है, हल्की रिकवरी की अटेम्प्ट करे थी निफ्टी ने, वो सस्टेन नहीं हो पाई, वापस 17,700 पर फिसलते हुए आपको दिख रहा है। बैंक निफ्टी करीब 125 अंक नीचे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी ज्यादा इस समय बनती हुई दिख रही है। निफ्टी ने रिकवरी की अटेम्प्ट करी बट वापस फिसलते हुए दिखा। LNT 1000 करोड़ से 1200 करोड़ के बीच, 2000 करोड़ के बीच का इन्हें एक और ऑर्डर मिला है। कल भी हमने देखा यही खबर आती हुई दिख रही थी। लगातार ऑन अ रेगुलर बेसिस LNT को ऑर्डर्स मिलते ही रहते हैं और आज डिफेंस के लिए बड़ा दिन है, LNT भी फोकस में रहेगा। फिलहाल थोड़ा सुस्त दिख रहा है ये काउंटर। आइए लेते हैं 10 की कमाई का पिक। पालिया साहब है हमारे साथ तैयार उनके स्टॉक के साथ। पालिया साहब बताएं सर, माफ कीजिएगा किरण जी बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीप, मेरा 10 की कमाई का स्टॉक है गुजरात अल्कली। गुजरात अल्कली में इसके पहले भी मैं दे चुका हूं ये कॉल लगभग 800 के आसपास। एक अच्छी मूव आने के बाद पिछले 4 दिनों में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने की। हमारे टारगेट्स काफी स्ट्रांग है। अभी 909 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इधर से नीचे और 10-20 रुपए नीचे जाता है तो ऐड करने की सलाह है। 850 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा अभी और मेरे टारगेट्स अगले 8 से 10 महीने के लिए दीप रहेंगे लगभग 1200-1250 के। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। और दीप मेरे लिए प्लीज एक बिगुल एक स्पेशल पिक है। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए स्पेशल पिक का। गुजरात अल्कलीज किरण जी को पसंद है। ऑन अ पोजिशनल बेसिस 10 की कमाई के लिए 1200-1250 का टारगेट। स्पेशल पिक किरण जी के लिए। जी सर। ऑप्शन चेन डेटा इस स्टॉक में बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और उसके साथ बाय करना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी कैश में 292.60 के आसपास है, फ्यूचर्स में 94 के आसपास है। इधर बाय करने की सलाह है।
आपका स्टॉप लॉस 390 के नीचे रहेगा और टारगेट्स के लिए 405 के पहले छोटे टारगेट्स रहेंगे। पर मेरा मानना है कि अगर एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते का वक्त देते हैं तो 415 420 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी 390 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 18 रुपीज के आसपास है वो बाय करना है। 15 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, 15 रुपए का, यानी बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 29 और 34 एक से डेढ़ हफ्ते का व्यू लेके होना चाहिए टारगेट अचीव। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर या फिर ऑप्शन खरीदने की आपके लिए आती हुई किरण जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और बग्गा साहब से पूछते हैं कि कल की पॉलिसी में क्या कुछ होने वाला है। वैसे तो कल सर हमारे साथ होंगे ही, विस्तार से हम पॉलिसी पे बातचीत भी करेंगे, लेकिन दो छोटी सी चीजें एक बार मैंने कहा जल्दी से पूछूं सर आपको। एक तो ये कि जो